हेलो जी, मैं उसी लोकेश पांडे। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आज के टाइम कितने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इंडिया में एक बैठा बंदा बाहर वर्ल्ड में कहीं पे भी अपने सामान बेच सकता है, अपनी सर्विसेज बेच सकता है। एट द सेम टाइम अगर उसे कोई भी सामान चाहिए, कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो वो बाहर यूएस में बैठे बंदे से, सिंगापुर में बैठे बंदे से वो सर्विसेज बहुत ईजिली ले सकता है। तो सर, आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो ये है कि जब हम कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं, मीनिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एक पर्सन को जो इंडिया में बैठा हुआ है उसे करने पड़ेंगे। तो सर, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से ये डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल के साथ क्या क्या कंप्लायंसेस उसे करने पड़ते हैं, और लास्ट में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और सारी चीजें आपको इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो सर, बात की जाए इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे ये पूरी की पूरी कहानी समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि एक रोहन नाम का बंदा है, उसने एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली। कहाँ से? एक जो कंपनी है सिंगापुर बेस्ड है। कितने रुपए की? रुपीज 10 लाख की। एक रोहन है, इंडिया में बैठ के उसने सर्विस कहाँ से ली सर? सिंगापुर से। यानी ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। अब बात करें सर कंप्लायंसेस की, तो मेजरली 3 चीजें हिट होती है जब भी कोई एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है और हम कोई भी इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज का। तो सर, उन 3 चीजों की बात की जाए तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी लाइबिलिटी आती है, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी आती है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। और जब हम वो अमाउंट रेमिट करते हैं, रेमिट यानी पैसे हम इंडिया से बाहर भेजते हैं, जहां पे भी हमने सर्विस ली है वहां पे फैमा इन्वॉल्व हो जाता है। फैमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके थ्रू उसमें कुछ रूल्स लेट डाउन है, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं और तब हम पैसे बाहर भेज पाते हैं। तो सर, सबसे पहले हम अगर जीएसटी की बात करें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। और हमें पता है अगर कोई भी चीज इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है तो उसे वहां पे हम आईजीएसटी लेवी करते हैं। और सर, बात करें जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, जब भी हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, खासकर सर्विसेज हमने इंपोर्ट की, तो वहां पे हमें जो टैक्स देना पड़ता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देना पड़ता है और रेट होता है 18%। सर, अब इस आरसीएम की अगर हम बात करें तो आरसीएम एक मैकेनिज्म है। अगर जीएसटी में बात करें तो 2 तरीके से टैक्स लेवी होता है, एक एफसीएम जिसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, एक आरसीएम। एफसीएम में सिंपली जो सेलर होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है बायर से, और बायर के बिहाफ पे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देता है, और फिर ये बायर इजिली उसका क्रेडिट ले लेता है अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। लेकिन सर, अगर एफसीएम की बात करें तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी होती है वो खुद रेसिपिएंट पे होती है। ध्यान रखिएगा, किस पे होती है? रेसिपिएंट पे होती है। तो इस केस में जो टैक्स पे करेगा वो कौन करेगा? रोहन करेगा गवर्नमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, बिकॉज अंत में इनडायरेक्ट टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे ही होती है। तो सर, यहां पे बात की जाए ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आप सर्विस बाहर से ले रहे हो, जो सेलर है वो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, तो वहां से गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए उन्होंने लाइबिलिटी सीधे सीधे इस रेसिपिएंट पे डाल दी जो सर्विस ले रहा है। और इसलिए भी डाल दी सर क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी बड़ी सर्विस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पे इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो ठीक ठाक आदमी है और उसे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अब बात करें हम डायरेक्ट टैक्स की, तो जहां पे भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे सर हमें एज अ रेसिपिएंट कुछ टैक्स डिडक्ट करना होता है और फिर बचा हुआ पैसा हम रेमिट कर सकते हैं। तो सर, 2 तरीके से डिडक्शंस होते हैं। एक तो या तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा या आपको करने पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट। टीडीएस की बात करें तो सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट गवर्न करता है जो भी नॉन रेसिडेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं सर। बट इस पर्टिकुलर केस में हम बात कर रहे हैं सर किसकी? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की। तो इस केस में सर आपको टीडीएस की बजाय इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये इक्वलाइजेशन लेवी है क्या, गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया और इसकी कितनी ज्यादा अहमियत हो जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल जानेंगे कि कैसे हम इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेंगे, उसका चालान पे करेंगे और आगे की जितनी भी प्रोसेस है। तो सर, बात करें इक्वलाइजेशन लेवी की, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में। इंटेंशन गवर्नमेंट का सिंपल सा था, जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है जो अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं है उनको कैसे टैक्स के दायरे में लाया जाए। क्योंकि सर, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के टाइम फिजिकल बॉर्डर की कोई लिमिट नहीं रह गई है। इंसान यहाँ पे बैठा इंसान चाइना से चीज़ें मंगा लेता है, इंपोर्ट करा लेता है, सर्विसेज इंपोर्ट कर लेता है। अलीबाबा एक बहुत ही पॉपुलर एक ब्रांड हुआ करता था जहाँ से लोग इंपोर्ट करते थे सर्विसेज। तो सर, ये गवर्नमेंट ने ये नज़र में आया गवर्नमेंट के कि यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या है सर? इनकम एक्रू जो हो रही है फॉरेन कंपनीज को, कहाँ से? इंडिया से हो रही है सर। एम क्या है सर? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन को टैक्स किया जाए, और इसको ऑफनली क्या बोलते हैं सर? गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है ये इक्वलाइजेशन लेवी। अब इक्वलाइजेशन लेवी की सर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें
तो सिंपल सा इक्वलाइजेशन लेवी एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि विदहेल्ड कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कौन विदहेल्ड करता है सर? जो भी सर्विस का रिसिपिएंट होता है। हमारे केस में रोहन जब पेमेंट करेगा तो कुछ हिस्सा उससे एज अ टैक्स वो काट लेगा और बचा हुआ पैसा रेमिट करेगा सिंगापुर, और तभी कर पाएगा जब वो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगा। तो अब दो कंडीशंस क्या है सर, ये सबसे पहले हम जानते हैं क्या कंडीशंस है कोई भी ट्रांजेक्शन को इक्वलाइजेशन लेवी के लिए एलिजिबल होने के लिए सर। तो पहली कंडीशन की बात की जाए तो पेमेंट जो होगा वो किसको होगा सर? नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि सर रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली उसकी इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, तो वहां पे फिर गवर्नमेंट को इतने पचड़े नहीं पालने। उनका कहना है कि फिर सीधे तो आप ही जमा करा दोगे क्योंकि आपकी इनकम इंडियन इनकम हो जाएगी। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी रेसिपिएंट को इंडिया में, तो उस रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी इक्वलाइजेशन लेवी की डिडक्ट करने की। सर दूसरा क्या है? एनुअल पेमेंट मेड टू वन सर्विस प्रोवाइडर एक्सीड्स ₹1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे बोल रहा है कि अगर आप एनुअल पेमेंट करते हो वो एक्सीड कर जाता है कितने? 1 लाख। अब ये बात देखिएगा, यहां पे पर ट्रांजेक्शन की बात नहीं हुई है, पर ट्रांजेक्शन की बात यहां पे नहीं हुई है। यहां पे इनका कहना है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाता है, यानी आपने एक बार 50,000 की सर्विस ली, दूसरी बार आपने 40,000 की ली, तो अभी आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी नहीं है। बट जैसे ही आपने 10,000 से ₹1 ज्यादा की और सर्विस ले ली, तो ये टोटल मिला के 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा आपका, और फिर आपके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये क्या है सर? वन सर्विस प्रोवाइडर को, सिर्फ एक बंदे को अगर कर रहे हो। डिफरेंट आप 90,000 एक को कर रहे हो, 90,000 दूसरे को कर रहे हो, वहां पे लायबिलिटी नहीं आएगी। अब क्या क्या सर्विसेज कवर्ड होती है सर, जल्दी से हम जान लेते हैं क्या सर्विसेज कवर्ड होती है सर। अभी की बात करें तो सर सभी सर्विसेज नहीं कवर्ड है, नॉट ऑल सर्विसेज आर कवर्ड। क्या सर्विसेज कवर्ड है सर? एक तो जो कवर्ड है वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की, जैसे हमारे एग्जांपल में रोहन ने एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली, या फिर एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस, जो जहां पे गूगल टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि गूगल यही करता है मेनली इंडिया में। तो एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस या फैसिलिटीज सर्विसेज और सेलिंग गुड्स, कोई फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने को, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो आपके हो गए, Amazon हो गया, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, खुद तो सामान अब अपने बेचने लगे, बट नॉर्मली पहले वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सेलर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कराता था और बायर वहां से खरीदता था। अब हम सर मानेंगे कैसे कि सर इंडियन ट्रांजेक्शन इसको कि यहाँ पे डिडक्ट करना है? तो सर उसके लिए सिंपल से बोला है, अगर इंडियन आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं यूजर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सेस करने के लिए, तो उसको मान लिया जाएगा सर वहां इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर वो ट्रांजेक्शन आ जाएगा। ठीक है सर। रेट की बात करें, रेट की अगर हम बात करें तो सर, तो रेट अगर हम स्पेसिफाइड डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो वहां पे रेट है आपका 6% ऑफ ग्रॉस कंसिडरेशन। ये एग्जाम्पल, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा ग्रॉस, ये आगे अभी आपको समझ आएगा कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की बात करें, जैसे ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो वहां पे रेट आ जाता है सर आपका 2% ऑफ ग्रॉस कंसिडरेशन। ड्यू डेट की सर सिंपल सी बात करें तो हर फाइनेंशियल ईयर के 30 जून या उससे पहले एक इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जाता है फॉर्म 1, और स्पेसिफाइड डिजिटल सर्विस के केस में सर जिस महीने में आपने डिडक्ट किया है उसके नेक्स्ट महीने के 7 तारीख से पहले वो आपको चालान, वो पेमेंट टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ता है। और अगर हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली चलता है, 30 जून एंडिंग क्वार्टर का 7 जुलाई में जमा करा दीजिए, 30 सितंबर का 7 अक्टूबर में, 31 दिसंबर का 7 जनवरी तक, और 31 मार्च का 31 मार्च तक। वरना नहीं कराएंगे तो 1% पर मंथ कर आपकी पेनाल्टी आएगी पार्ट देयर ऑफ। अगर आधा महीना भी होगा तो 1 मंथ ही काउंट कर लिया जाएगा। तो सर ये तो था आपका इक्वलाइजेशन लेवी का पूरा कंसेप्ट। रेट अब हमें समझ आ गया है कितना लगेगा, 6%। अमाउंट शुड बी ग्रॉस्ड अप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि ग्रॉसिंग अप होता क्या है वो समझते हैं। सर देखिए, इंडिया में रोहन ने सर्विस ली कितने की? 10 लाख रुपए की। उसे रेमिट करना है ये पैसा सिंगापुर को। अब मैं सिंगापुर वाला बंदा हूं जिसने सर्विस प्रोवाइड की है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वहां क्या टैक्स लग रहा है, क्या विदहोल्ड हो रहा है। मेरी तो आपसे बात क्या हुई थी साहब, 10 लाख रुपए मैं लूंगा, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो अब मेरी लायबिलिटी बनती है एज अ रोहन कि मैं उसे एज इट इज 10 लाख रुपए दूं। तो सर अगर हम 10 लाख रुपए देंगे और 10 लाख पे अगर हमने इक्वलाइजेशन लेवल डिडक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली 10 लाख से का 6% हुआ कितना? 60,000। यानी जाएगा कितना पैसा? 9,40,000 सिंगापुर में।
जिससे कि ये सप्लायर खुश नहीं होगा, उसे ये नहीं चाहिए, उसे तो पूरा 10 लाख चाहिए। तो आप अपना देखो कि आप कैसे कैलकुलेट करके इसे जमा कराओगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्रॉसअप करना। कोई भी चीज को हम ग्रॉसअप कैसे करते हैं वो समझते हैं, सिंपल सा। सर एक मैथ की सिंपल सी इक्वेशन बनती है, एक्स हम मान लेते हैं, किसको, एक्स हम मान लेते हैं ग्रॉसअप अमाउंट को। तो अगर एक्स कोई ग्रॉसअप अमाउंट है, उसमें से हम कुछ इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट डिडक्ट करेंगे। वो कितना है सर, 0.6%। किसका सर, इस एक्स का। तो एक्स में से अगर हम कुछ इक्वलाइजेशन लेवी यानी 0.06% डिडक्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा सर, 10 लाख बन जाएगा। तो अब हमें क्या पता करना है सर, ये फिर ग्रॉस अप अमाउंट है कितना। तो 0.94x कितने के बराबर हुआ सर, आपका 10 लाख के बराबर हुआ। और x की वैल्यू यहां से निकल आएगी 10,63,829.79, यानी कि हमने ये ग्रॉस अप कर लिया। अब अगर हम इसमें 6% इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज करेंगे तो सर हमारा वो आएगा 63,829.78 रुपीज। और अगर हम 10 लाख से यहाँ ये माइनस कर देंगे सर, तो कितना अमाउंट बच जाएगा, 10,63,000 से तो 10 लाख हो गया। अब सिंपली क्या होगा सर, 10 लाख हो गया, ये हम रिमिट कर देंगे सिंगापुर, और इजीली सिंगापुर वाला बंदा भी खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉस किसको हो गया सर, यहाँ पे लॉस हो गया आपको रोहन को, क्योंकि ये टैक्स भी रोहन को अपने जेब से भरना पड़ा, और इसका उसको कोई क्रेडिट भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स है। और ऑब्वियसली ये इनकम टैक्स भी नहीं है, ये तो ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है, आपके ग्रॉस ऑफ वैल्यू पे लग रहा है। ठीक है सर। अब ये जो इसने डिडक्ट किया, अभी हमने टाइमलाइन पढ़ी थी, ये अपने डिपॉजिट करा देगा सर 6 मंथ के अंदर, जब भी इसने ये डिडक्ट किया है। और ये डिपॉजिट कहां से कराएगा सर, इनकम टैक्स पोर्टल में चालान जनरेट करके, जो भी हम देखेंगे। ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सारी चीजें उसने कर ली, रेगुलेटरी कंप्लायंस कर लिया। अब बात करें सर पैसे बाहर भेजे कैसे, क्योंकि इंडिया में भेजना है तो बहुत ईजी है, हमने जीपे कर दिया, कुछ भी कर दिया, बट बाहर कैसे पैसे भेजे और उसके क्या लाइबिलिटी आती है। तो सर रेमिटेंस में भी दो चीजें हम देखते हैं सर, क्या अमाउंट 5 लाख से नीचे है, क्या अमाउंट 5 लाख से नीचे है या 5 लाख से ऊपर है। सर अगर 5 लाख से नीचे अमाउंट है तो वहां पे सर फाइल होता है एक फॉर्म 15 CA, जो कि बैंक मांगता है। ये भी आपके कहां से फाइल होगा सर, ये भी आपका फाइल होगा इनकम टैक्स पोर्टल से। और सर इसमें 4 पार्ट होते हैं, पार्ट A B C D। तो यहां पे सर आपका क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, पार्ट C एप्लीकेबल होगा सर। अब बात करें सर 5 लाख एंड एबो की, तो फॉर्म 15 CA जाएगा आपका, साथ में जाएगा फॉर्म 15 CB, जो कि CA का सर्टिफिकेट होता है, CA सर्टिफाइड ये एक फॉर्म होता है अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आप रिमिट कर रहे हो वो 5 लाख से ज्यादा हो। तो सर ये हम कभी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म 15 CA CB फाइल करते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या हमें अटैचमेंट्स की जरूरत होती है। अभी हम देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवी का चालान जनरेट करना। तो सर ये हम आ गए इनकम टैक्स के डैशबोर्ड में। अब हम सबसे पहले जाएंगे ई फाइल के ऑप्शन में, और यहाँ पे आएगा ई पे टैक्स का ऑप्शन। हम ई पे टैक्स पे जाएंगे सर, हम न्यू पेमेंट पे, और ये देखिए ये चालान, ये ऑप्शन आ जा रहा है इक्वलाइजेशन लेवी STT या CTT पे करना है। तो सर हम प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ पे हम चूज करते हैं असेसमेंट ईयर, जो कि 2025-26 है। यहाँ पे आ गया देखिए सर ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25। टाइप ऑफ पेमेंट की बात करें तो हमें क्या पे करना है, हमें पे करना है इक्वलाइजेशन लेवी, और यहाँ से हम कंफर्म कर लेंगे। अब कैटेगरी की बात करें तो सर दो चीजें, डिडक्टर फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज या ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज। तो इस केस में रोहन ने क्या ली थी सर, रोहन ने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली थी, जो कि एक स्पेसिफाइड सर्विस है, तो हम चूज करेंगे डिडक्टर फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें तो लेवाई पेएबल बाई डिडक्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सर कौन यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे डिडक्टर पे कर रहा है, यानी रोहन पे कर रहा है, तो हम ये चूज कर लेंगे और करेंगे कंटिन्यू। अब ये हमने कंटिन्यू कर लिया। अब इक्वलाइजेशन लेवी कितनी आएगी सर, तो अगर मैं इनवाइस आपको दिखाऊं तो ये एक ओलिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कहाँ की कंपनी है सर, सिंगापुर की कंपनी है। उसने सर चार्ज किए 15,755 सिंगापुर डॉलर्स। और ये सर्विसेज देख लीजिए आप, एफिलिएट सर्विसेज फॉर डेल्टा कैंपेन, यानी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज है। इसको सर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो अमाउंट आता है सर हमारा 10,15,500। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम इसे क्या करेंगे सर, हम इसे ग्रॉसअप करेंगे, और ग्रॉसअप करके अमाउंट आ जाएगा 10,80,319, जिसका 6% निकालेंगे तो वो होता है 64,820। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी हमें पे करनी है, यहाँ पे हमने डाल दिया, और इसको हम सीधे कंटिन्यू कर लेंगे। अब हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं, हम सर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, हम नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड से, हम कैसे भी। तो यहाँ पे हम पे करेंगे बैंक काउंटर के थ्रू। तो हम गए पे एट बैंक काउंटर, और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा सर, हम चेक से पे करेंगे, और यहाँ से हम चूज कर लेंगे ऑथराइज बैंक, जो कि है हमारा एक्सिस बैंक, और फिर करेंगे कंटिन्यू। अब सर ये प्रीव्यू आ गया, आप देख लीजिए असेसमेंट ईयर ये, फाइनेंशियल ईयर ये, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज है, क्या पे कर रहे हैं हम, इक्वलाइजेशन लेवी,
बैंक काउंटर चेक के थ्रू एक्सिस बैंक डिडक्टेड फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, ये अमाउंट हो गया और ये कंटिन्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, बैंक के ब्रांच में जाके क्लाइंट ये पे कर देगा। तो हम यहाँ से चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। चालान फॉर्म हम डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने चालान डाउनलोड कर लिया और कुछ ऐसा चालान आ गया आपका सर। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी और ये हो जाएगा, ये हमारे चालान हो गया। तो सर ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने समझा पूरा कि इंपोर्ट अगर हम सर्विस करते हैं तो क्या क्या हमारे ऊपर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस की लाइबिलिटी आती है और हम उन्हें कैसे फुलफिल करते हैं। तो सिंपल सी सर बात है कि इंपोर्ट कर रहे हैं सर सर्विसेज की, तो जीएसटी की एक लाइबिलिटी आएगी जहां पे रेसिपिएंट आरसीएम में पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में इक्वलाइजेशन लेवी की आएगी जो कि 6% ग्रॉस अप करने के बाद डिडक्ट करेगा और ऐसे चालान जनरेट कर लेगा या डायरेक्टली पे कर देगा। और रेमिटेंस की एक हमारा रह गया है जिसमें अभी अब देखिए सर 10 लाख से 5 लाख से ऊपर की पेमेंट है तो यहाँ पे जाएगी फॉर्म 15 CA और फॉर्म 15 CB जो कि CA सर्टिफाइड फॉर्म होता है। वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में कैसे हम फॉर्म 15 CA CB फाइल करते हैं, पूरा इसी तरीके से हम इनकम टैक्स पोर्टल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने कलीग से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ नया जानना हो या कुछ आपको डाउट्स हो। हाँ तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।